न्याय एक साल में मिले, ये टॉपिक ही गलत है। फैसला एक साल में हो जाए, इस बात के लिए आप कह सकते हो कि फैसला तो एक साल में दो। अब क्या फैसला एक साल में संभव है? बिल्कुल संभव। हमने न्याय सुधार को आज तक नहीं छुआ, जब से आजादी हुई तब से नहीं हुआ। जिस संविधान के आप गुणगान गाते हैं, ये संविधान भी हमारा नहीं। 1935 के एक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इस संविधान का भाग है। और 1935 का एक्ट किस लिए बना था? वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने भारत के राज करने को बनाया, आपको सुविधाएं देने के लिए नहीं बनाया। आपने शोर मचाया तो वो एक के बाद एक एक्ट लेते आए कि चलो अब हम थोड़ा सुधार करते हैं, थोड़ी सुविधा और देते हैं। उसके बाद जब संविधान सभा बनी तो कोई चुन के लोग नहीं आए। वो लोग नहीं आए जिन्होंने अंग्रेजों की मार झेली थी। वो लोग नहीं आए जिन्होंने लाठियां खाई थी। कौन लोग आए? डॉक्टर पांडे जैसे, सॉरी आपका नाम ले रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब वकीलों से वो लोग आए जो वकालत करते, वो पूरे सिस्टम का फ्रूट जूस फल खाने वाले। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि किसी को न्याय मिलता है या नहीं। हम स्वाधीन तो हो गए, अंग्रेज चले गए, हम स्वाधीन हो गए, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हुए? अब आप कहेंगे स्वाधीन और स्वतंत्र में क्या है? स्वतंत्र, क्या हम अपना कोई तंत्र लाए इस देश के अंदर? हमने नकल भी की तो दुनिया भर के देशों से जाकर के कुछ संविधानों की कुछ चीजें लेकर के हमने कहा वाह वाह, हमने बहुत बढ़िया संविधान था, दुनिया का सबसे लंबा संविधान। हम भूल गए कि हमारे देश के अंदर पहले न्याय व्यवस्था थी, गणतंत्र चलते थे और लोगों ने उसके ऊपर खोज करके किताबें लिख रखी जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। एक इतिहासकार हैं जायसवाल, उन्होंने हिंदू पॉलिटी के नाम से रिसर्च करके एक बहुत बड़ा वो लिखी थी किताब, जिसके अंदर हमारे देश की न्याय व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्थाओं का विवरण था। हमारे किसी संविधान निर्माता ने उस किताब को नहीं छोड़ा। वो किताब पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी, आजादी के बाद से वो किताब पढ़ाई जाती बंद। तो हमारा संविधान, हमारा ये तंत्र हमारा नहीं था, ये विदेशी तंत्र था जिसको यहाँ लागू किया। हमारे तंत्र में वकील का स्थान तो था, लेकिन न्यायालय वकील नहीं चलाते, न्यायालय न्यायाधीश चलाते। और न्यायाधीश होने की पहली शर्त ये होती थी, चाहे आप कहीं भी छोटे का न्यायाधीश हैं या बड़ा, कि आपको न्याय व्यवस्था का, न्याय के नियमों का संपूर्ण ज्ञान है, आप न्याय शास्त्र में पारंगत हो। तो वकील सहायता के लिए होता है, वो न्यायाधीश को ये बताता है कि ये मेरे वकील का मुकदमा फलां दफा में नहीं फलां दफा में आता है, अगर वो क्रिमिनल है या सिविल है तो वो ये बताएगा कि जी इसको ये अधिकार है जो इसका समाप्त कर दिया, चाहे सरकार ने समाप्त किया या किसी ने जबरदस्ती कर दिया। लेकिन आज वकील का क्या रोल है?
आज वकील के पास मुवक्किल आता है कि भैया ये मेरा करना है, ये बताओ कि इसमें आप मेरे फेवर में ऑर्डर ला सकते हो या नहीं? तो वकील साहब अगर कहेंगे भैया मैं अपनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो कहेंगे भैया मैं उस वकील के पास जाऊँगा, तू गारंटी। और गारंटी देने वाले वकील भी 30,000 में जब मैं था भी वकील थे ऐसे। तो वकीलों का और जजों का एक नेक्सस भी था। हम सब क्यों देते हैं दोष? आप एक बात बताइए, 1947 के बाद आखिर सारी व्यवस्थाएं हमारे हाथ में आया, सरकार आपकी, न्याय बनाने की लॉ कमीशन आपकी, कानून बनाने, संसद में आपके प्रतिनिधि, जज आपके हैं, नियुक्त आपके में से हुए, आपके मतलब आपके में से यहीं पढ़े लिखे हैं, वकील यहीं से बने। फिर क्या कर रहे हैं कि हम अपनी व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पाते। दोष व्यवस्था में, दोष तो हमने कि हम पढ़ लिख गए, हमने सब पढ़ लिया, सारे कानून पढ़ लिए, फिर भी हम कानून के हिसाब से फैसला देने में हमें इतने सालों क्यों लगे? हर दुनिया के हर देश में कानूनी सुधार होते रहते हैं। जापान के अंदर एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि वहां कन्विक्शन रेट 99.6% था, 99.6%, वो कितने 99.3% हो गया। जब एक कमीशन बैठी कि ये कन्विक्शन रेट 0.3% कैसे गिरा, क्या हमने गलत आदमियों पे मुकदमा चलाया या हमारे न्यायाधीशों ने गलत फैसले किए? यहां कन्विक्शन रेट 6%, 9% और नॉर्मल केसों में किसी भी स्टेट में शायद 33% से ज्यादा। आज तक कौन सा ऐसी इन्वेस्टिगेशन कमीशन बैठी है जो ये बताए कि इतना लो कन्विक्शन रेट क्यों है? कौन दोषी है? या तो बेकसूर आदमियों को आप अंदर किए जा रहे, जो अंदर कर रहे हैं उनको कर देना, या अपराधियों को आप बिना बात के छोड़ रहे, जो छोड़ रहे हैं उनको दंड देना। हमारे इतिहास के अंदर एक लंबा पीरियड है जिसके अंदर न्याय व्यवस्था कैसे चलाई जाती थी, कैसे थी, उसका विवरण है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो बहुत विस्तार से आपको कोई ऐसा आज का विषय नहीं मिलेगा जिसको चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर उसने कानून ना बना रखा हो। उसमें उसने कहा है कि हर न्यायाधीश के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए और राज्य को ऐसे जासूस छोड़ने चाहिए जो न्यायाधीशों को रिश्वत देने की कोशिश करें, और अगर कोई न्यायाधीश उसको रिश्वत देता है तो उसको तत्काल पद से हटा दे और दंड। ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर कोई न्यायाधीश बिना गवाहों को डिस्कस किए फैसला देता है तो वो न्यायाधीश दंड का भागी। और कोई गवाह झूठी गवाही देता है तो उसको उतना ही दंड मिलेगा जितना कि उसको मिलता है, जितना अपराधी को।
किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। हमने ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं। हमारे जितने भी कानूनदान और जिन्होंने सिस्टम को चलाने का जिनके ऊपर जिम्मा था, उन्होंने इसको पढ़ा। चलिए, लेकिन कोई भी सिस्टम कैसा भी हो, कैसा भी कानून हो, न्याय फिर भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न्याय, ये सिस्टम न्यायाधीश के हाथ बांध देता है। खास तौर पर सिविल के अंदर हर न्यायाधीश, न्याय, उसको न्याय करने का नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार, कानून कुछ भी करे। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो असीम ताकत है न्याय करने, लेकिन न्याय का अर्थ ही नहीं समझते। अब न्याय का अर्थ केवल केस का फैसला देना हो गया। आप किसी हाईकोर्ट की रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें ये होता है कि हमने इतने हजार केस को, सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने इतने हजार केस को रद्द कर दिया। कोई ये नहीं कहता कि हमने इतने लोगों को न्याय दिया। और ये नंबर भी ऐसे बड़े होते हैं, आप सोचोगे बहुत कम करते हैं हमारे पे। अभी एक साहब कह रहे थे कि 11,000 इतने केस हैं उनकी लिस्ट में, तो उससे सोचो आप कितना काम करते हैं। मैं एक ही छोटी सी चीज कहूँगा, नालायक बच्चों का बस्ता भारी होता है। जिसकी जितनी लंबी लिस्ट है वो उतना कम काम। क्योंकि लिस्ट लंबी कब होती है? जब आप तारीख दो। अब तारीख का भी था। अभी एक सज्जन मृत्युपुर लोकता ने कहा कि सरकार का मुकदमा है या किसी का भी मुकदमा, तारीख की न्याय डेट, उसके ऊपर जवाब नहीं आया या कुछ नहीं आया, कॉर्स लगाई अगली तारीख, उसके बाद फिर अगली। भाई आपके हाथ में कलम नहीं आया, हफ्ते की छोटी तारीख दो, उसके बाद ऑर्डर पास करो। नहीं दे रहा ना, क्या जज इतना कानून नहीं जानता कि वो उस मुकदमे का फैसला बिना दूसरे की जवाब के कर सकते? बिल्कुल कर सकते। एक आदमी अगर किसी केस को डिले करना चाहता, और ये सुप्रीम कोर्ट के अपनी जजमेंट में है कि भारत में जिसके पास पैसा हो वो चाहे तो किसी भी केस को दशकों चला, मतलब जितने साल मर्जी डिले करे। लेकिन कमजोरी किसकी है? पैसे की या आपकी? कमजोरी तो आपकी है कि आपके पास पैसा है, आपने हर छोटे से ऑर्डर की अपील करिए। उसके बाद जो अपील कोर्ट है उसको भी तो ये देखना चाहिए कि ये मेरे पास अपील लेके क्यों आया। और अगर ऐसे छोटे ऑर्डर के अपील लेके आया है तो उसका फैसला तो तुरंत बिना दूसरी पार्टी को नोटिस दे भी हो सकता है। 50% मामले, जितने भी मामले हैं
उनमें सिर्फ एक ही पार्टी ठीक हो सकती है ना, दोनों पार्टी तो ठीक नहीं होती। तो 50% मामले झूठे होते हैं। और आजकल न्यायिक व्यवस्था जो हमारी बन गई है उसमें लोगों की आस्था कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं है, लोगों को कितनी है मैं नहीं कहता, हर व्यक्ति का अपना विचार है कि उसको कितनी आस्था है। लेकिन मुझे इस न्याय व्यवस्था में गति भर आस्था है। इस अनास्था के मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप लोग सारे जानते हो कि इस न्याय व्यवस्था कैसे काम है। अब इसको ठीक कैसे करें, हम कैसे सुधार सकते हैं? मूल प्रश्न तो यह है कि डिसीजन तो अपने आप में जितनी देर मर्जी करते हो, हम इसको कैसे सुधार? हमने दुनिया भर के देशों में जाके संविधान की रचना की, लेकिन हम अपनी न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए किसी और देश को देखने की जरूरत नहीं समझते कि हम जाएं देखें वहां कैसे जल्दी फैसले होते हैं। हमने अंग्रेजों की व्यवस्था को, जिसको कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं और जिसको एडवर्सरियल सिस्टम कहते हैं, कि दो पक्ष लड़ रहे हैं, जैसा रेफरी की तरह बैठे हैं, वो विसर बजाए अरे नहीं तुम बहुत हो गया, दूसरा नहीं सर अभी मुझे और कहते। आज हमारा न तो हाई कोर्ट के जज ना सुप्रीम कोर्ट के जज वकीलों को ये कह सकते हैं कि ये बहस के लिए आधा घंटा है, इसमें जो बहस करनी है कर दीजिए, इससे फालतू समय नहीं है मेरे पास। अब वकील अपनी फीस पेशी के हिसाब से बेच जाते हैं। एक पेशी के 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 21 लाख, कोई लिमिट नहीं है। तो वो कहेंगे कि कितनी देर बहस करो सर, आज तो खत्म हो गई, क्योंकि आज की फीस तो ले चुका। लेकिन न्यायाधीश को भी तो पता होता है ना कि आज खत्म न होने के पीछे क्या कारण है, हर न्यायाधीश को पता होता। और वकील खुलेआम कहते हैं, कई बार वो बहस के लिए जाते हैं तो हाँ जी वकील साहब बहस कि जी मैं आज तैयार नहीं हूं, मेरे को मटेरियल इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। अब आप कहेंगे मटेरियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मटेरियल इंस्ट्रक्शन का मतलब है पैसा नहीं। तो जज साहब जो है, अब वकील साहब और जज साहब दोनों जैसे कहते हैं ना एक गाड़ी की 2 पहिए, तो वो इसीलिए 2 पहिए, क्योंकि जज वकील का ख्याल रखता है, वकील तो वो मटेरियल इंस्ट्रक्शन ना मिलने के कारण तारीख वो ये नहीं कहता। एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आप जज किस आधार पे बनते? हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का एक क्राइटेरिया जो मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये व्यक्ति कानून का मास्टर है, इसने बहुत साल प्रैक्टिस कर ली, ये सीनियर एडवोकेट है, इसको कानून बहुत अच्छे से आता है, इसको जज बनाओ। आपने जज बना दिया, वहां जज की कुर्सी पे बैठते ही उसका कानून कहां जाता है?
कि वकील साहब नहीं आए तारीख ले जाओ। भाई क्यों? आपको तो कानून आता है, पढ़िए और फैसला करिए। नहीं है वकील साहब के पास टाइम, आप तो इसीलिए बैठे हो ना। आप कहोगे कि जी ये तो न्याय हो जाएगा, बिना सुनने फैसला। भाई सुनने का, सुनाने का अधिकार है आपका, सुनने का अधिकार है, लेकिन असीमित तो नहीं है। आज आपने तारीख दे रखी थी, समय दे रखा था कि आइए बहस करिए, उनको नहीं करनी, नहीं आए, उनके पास समय नहीं है। तो आपका ये कर्तव्य है, आपने दे दिया, उन्हें मौका दे दिया कि आओ बहस कर लो, करनी है। अगर उन्हें नहीं करनी तो कौन से अधिकार से आप तारीख देते हो? अगर ये देखिए हमारे जज चाहें तो ये एक दिन में बंद हो सकता है, एक दिन में। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखा, केस काल किया नहीं है, दूसरा काल किया वकील नहीं है, तीसरा काल किया वकील नहीं है, झल्लाए, फाइलें पटकी, रीडर को बोला कि भैया जब वकील आ जाए तो मुझे बुला लें। ये कौन सा तरीका? आप वकील के बुला सकते हैं? आप न्याय के अधिष्ठाता हो, आपके अंदर पूरा ज्ञान है न्याय का, इसीलिए आपको न्यायाधीश बना है। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि वकील नहीं आएगा तो मैं फैसला नहीं करूंगा मौका देने के बाद? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है क्यों तारीख नहीं देते, क्यों तारीख देते रहते हैं? क्योंकि आपकी जजों की नियुक्ति का तरीका ही गलत है। आपने से ये सोच रखा है कि सबसे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड वकालत करना है, कर दिया, बहुत बढ़िया, वकालत बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड। अब उपाध्याय साहब ने क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते, जजों को पसंद आया, बहुत अच्छा वकील है, इनको जज बना दिया। अब इनके क्रिमिनल लॉ के सारे लिटिगेंट भी होंगे, प्रोसिक्यूटर भी जानते होंगे। अब जब बेंच पे बिठाएंगे तो कहेंगे कि भैया इनको तो सारे जानते हैं, इनके लिए मुसीबत होगी, चलो इन्हें क्रिमिनल लॉ छोड़ो, इन्हें टैक्सेशन पे भेजो। अब ये टैक्सेशन का इनको एबीसीडी नहीं पता, क्यों कभी प्रैक्टिस नहीं की। वकील कभी कानून पढ़ता है जब उसको फीस मिलती है, तो उसने कभी टैक्सेशन लॉ में भी लोग कमी पढ़ते हैं, टैक्सेशन जिसमें लॉ में भी टैक्सेशन वही लेते हैं जिनके परिवार में टैक्सेशन का वकालत चल रही होती है। क्योंकि टैक्सेशन पहले ये समझा जाता था कि टैक्सेशन वकालत नहीं है, टैक्सेशन लेन देन का वो सेटिंग होती है इनकम टैक्स ऑफिस से या कमिश्नर से, तो वो होगा। तो टैक्सेशन कम लोग लेते थे जिनके घर से पारिवारिक लोग, तो अब इनको टैक्सेशन कहां से आएगा? अब ये बैंक पे बैठ के पहले 6 महीने जो इनका रोस्टर होगा टैक्सेशन समझेंगे, तारीखें दिन 6 महीने बाद इनका रोस्टर बदल जाएगा, इन्हें बोलेंगे सिविल में जाओ, बहुत काम कर लिया टैक्सेशन का, फिर इन्हें क्रिमिनल से सिविल करना है, फिर रोस्टर बदलेंगे सर्विस मैटर में जाओ। क्यों? क्योंकि जज साहब को मास्टर ऑफ ऑल बनाना है। कई जगह 6 हफ्ते में, हाँ कई जगह हर महीने 6 हफ्ते में रोस्टर बदलता। अब रोस्टर क्यों बदलता है ये भी मुझे नहीं समझ आज तक।
क्या जज को वो बोरिंग लगता है कि मैं एक ही जगह बार बार एक जैसे केस सुनूं? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हर केस नया होता है, हर केस के तथ्य अलग होते हैं, हर केस में कोई ना कोई कानून की कुंडी अलग होती है, हर केस नया होता है, बोरिंग तो हो नहीं सकता। फिर क्या आपको विश्वास नहीं है अपने जज कि ये लगातार एक बेंच में रहेगा तो ये रिश्वत खाने लगेगा? क्यों बदलते हो? और वकीलों को पता होता है कि देखो ज्यादा से ज्यादा इसका 3 महीने का रोस्टर है, 6 महीने का रोस्टर है, और मुझे इससे तो केस करवाना है। वो किससे केस करवाते हैं? जो कानून कम जानता हो। वो बहस किसके सामने करना पसंद करते हैं? जिसके सामने वो अपना सारा ज्ञान झाड़ सके, वो चुपचाप सुनता है। तो इसलिए ये हर महीने या हर 1.5 महीने, 4 महीने, 4 महीने कह लीजिए, 3-5 महीने कह लीजिए, 5 महीने से ज्यादा कोई कोर्ट नहीं है जहां रोस्टर 5 महीने रखा जाता है। और 5 महीने का तारीख कवर करने के लिए 2 तारीख, 2 पेटी या 1 पेटी होती है। जैसा आपको बोल 2 बार बहाना बना दो कि जी आज मेरे बच्चे का बर्थडे, आज मैं दूसरी कोर्ट में गया। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों कर, क्यों? क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है, उसमें 15-20 लोग तारीख लेना है तो कोई अंतर ही नहीं करता। और बहुत है जिनको सुनने। अब लिस्ट क्यों लंबी रखी जाती है? लिस्ट इसलिए लंबी रखी जाती है क्योंकि आप तारीख दे एकोमोडेट करने के लिए आज की तारीख, आज के केसों को थोड़े थोड़े दिन में वो करते हैं, तो हर लिस्ट लंबी होती जाती है। ऐसा होना नहीं है। तो इसलिए ये व्यवस्था जो है, कौन बदल सकता है? हम बदल सकते जज के रूप में, लेकिन हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही हम इस व्यवस्था को बदलेंगे तो मेरे जो भाई वकील है उनकी जेब पे असर पड़ता है। मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जब तक एक विशिष्ट वकील पेश होता रहता है तो उसमें वो स्टे चलता है। जैसे ही वकील बदला, स्टे वेकेट, केस डिसमिस। और ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। अब गरीबों के लिए न्याय की बात हो रही है। किसका कर्तव्य है? भाई हमारे न्यायिक व्यवस्था जो आज है उसमें वकील और जज, तो जजों का तो है ही, लेकिन वकीलों का भी तो कर्तव्य है। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, कौन सी ऐसी बार काउंसिल है जिसने ये नियम बनाया है कि हर वकील को 50% केस गरीबों के लेने होंगे और पूरी करने होंगे? कोई भी बार एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी को बोल दो, कौन सी ऐसी बार एसोसिएशन है जिसने फीस के पैमाने तय किए हों? कोई नहीं तय किया। बेल एप्लीकेशन अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की है तो 1 करोड़ रुपया की बेल क्या लेते हैं? क्या कह के लेते हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लेते हैं। तो हम सुधार सकते हैं ये, लेकिन सुधारने का जिम्मा भी हमारा ही है। आखिर हमारे कंधों पर है जिम्मेदारी इस व्यवस्था को चलाने। तो कैसे सुधार सकते हैं? पहला तो लेजिस्लेचर को भी इसमें आगे आना होगा, और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को लेजिस्लेचर का दुश्मन मानते हैं, और लेजिस्लेचर ये मानता है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से करके ही एग्जीक्यूटिव की बात।
कि अगर कहीं हमने कुछ कर दिया तो पता चला अगले दिन जितने हमारे केस थे सब में ऑर्डर अगेंस्ट हो गए। ये डर हर सरकार को रहता है, क्योंकि गर्दन हर एक सरकार की फंसी होती है, और ना फंसी हो तो फंसा देना बड़ा आसान है। ये जो PIL आप देखते हो ना, ये PIL शौक नहीं होता लोगों को कि वकीलों को फीस देकर के PIL करवाना। इसमें स्पॉन्सर PIL और 50% PIL जिनों की स्पॉन्सर होती है, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसको सरकार को पता चलना है, नहीं तो आप बताइए। CPC अमेंड हुई थी 1976 में, जिसमें ये हुआ था कि 60 दिन के अंदर WS होगी और 90 दिन के बाद राइट खत्म, 90 दिन से बाद एक्सटेंशन नहीं हुई। सेलम बार एसोसिएशन केस आप लोगों ने सुना होगा। अब बार एसोसिएशन को क्या तकलीफ है कि 60 दिन में WS फाइल करने में तकलीफ होगी तो क्लाइंट को, आपको उसे कहना है कि भैया 60 दिन का समय मैं इससे ज्यादा समय नहीं देता। सेलम बार एसोसिएशन ने केस डाला मद्रास हाई कोर्ट पर कि भैया ये अमेंडमेंट तो हमारे अधिकारों पे कुठारघात करती है, 60 दिन में आप मांग रहे हो। और फिर 90 दिन के बाद तो हो ही नहीं सकती एक्सटेंशन। बार एसोसिएशन ने पिटीशन डाली, पिटीशन PIL, और हाई कोर्ट ने एंटरटेन की और उठा के जो कानून था उसको खत्म, लगभग खत्म। उसके बाद वो 60 और 90 दिन की लिमिट खत्म। क्या परेशानी है भाई? बार एसोसिएशन को कि अगर टाइम में क्या केस डिसाइड हो जाए, तारीख ना मिले। 1976 का एक केस मुझे याद है कि एक अमेंडमेंट की थी कि बिजीनेस ऑफ एन एडवोकेट इज नो ग्राउंड फॉर एडजॉर्नमेंट, कि वकील व्यस्त है दूसरी अदालत में या कहीं और, तो इस आधार पे आपको तारीख नहीं दी जाएगी। वो अभी है, अमेंडमेंट तो अभी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कौन सी ऐसी अदालत है जो इस अमेंडमेंट को मानती है? हाई कोर्ट थोड़े दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट का ही फैसला आ गया कि नहीं जी नहीं, वकील का व्यस्त होना तो एक अच्छा ग्राउंड है। तो लेजिस्लेचर अमेंडमेंट कर भी दे। अब NDAC में अमेंडमेंट हुई थी जजों की अपॉइंटमेंट, कि भैया जजों की अपॉइंटमेंट के लिए तुम अपने चाचा, भतीजा, रिश्तेदार, दोस्त सबको भरे जा रहे हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। आम आदमी कहां से आएगा? आम वकील का तो नंबर ही नहीं आता, उसी का नंबर आता है जिसको पसंद किया। अब पसंद करने का जो है बहुत से क्राइटेरिया। आप इसलिए पसंद हो कि आप उनके घर में जाते हो, बड़ा अच्छे से आप उनके साथ पार्टी करते हो, आभर्त करते हो। मैंने तो ऐसे भी जज देखे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो था जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घर के जजों के घर की सब्जी भी लाता है। और जैसे ही वो, मतलब ये मेरी आंखों देखी है कि जैसे ही हाई कोर्ट का जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, PM खड़ा है, अर्दली खड़ा है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो जाएंगे भाग के दरवाजा कि जैसा मेरी आ गई। एक जैसा तो ऐसे देखे कि पार्टी में पार्टी थी, तो हमारे चीफ जस्टिस थे पायने साहब, तो उनके प्लेट से कुछ उनके जूते पे गिर गया, तो वो रजिस्ट्रार साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज से क्या
उन्होंने झट रुमाल निकाला, उनको उनका तो जब इस लेवल के, इस मानसिकता के जजेस आपके पास हो तो न्याय की उम्मीद करना ही पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा था कि हम सुधार कैसे करेंगे। पहली बात, जजों की ट्रेनिंग बदलनी, उन्हें ब्यूरोक्रेट बना रखा है। हमने ये कर रखा है कि भैया तुमने इस महीने में इतने यूनिट लेने हैं, उसके बाद तो अगर इतने यूनिट दे दिए तो तुम गुड के अधिकारी, और अगर इससे ज्यादा यूनिट दोगे तो हमारी इच्छा है कि हम तुम्हें एक्सीलेंट या वेरी गुड करें, लेकिन इतने तो दे। इससे कम दोगे तो पुअर, एवरेज फिर पुअर। बस ये 4 क्राइटेरिया, गुड, एवरेज, पुअर, 3, और वेरी गुड उनकी इच्छा है। आपने कितने दिए यूनिट, किससे लिए 80 से ऊपर होने चाहिए, मेरे टाइम में 80 यूनिट। तो आपने ब्यूरोक्रेट के वो भी कहते हैं 80 यूनिट हो गया, अब हम अपना प्लान क्यों चलाएं। ये अभी मैं एक स्पीच में सुन रहा था, कहीं उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे जगहों को एनकरेज करना चाहिए जो ज्यादा काम करें, तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये जो है आपने ब्यूरोक्रेट कर दिया, एक जिसको पता है कि मैंने इतनी फाइलें निपटानी है वो निपटा देगा। मैंने ऐसे जज देखे हैं कि 80 यूनिट हो गए, उसके बाद पेन बंद, कलम नीचे। मैं डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करूँ, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई यूनिट सिस्टम नहीं है, वहां तो आप फैसला दो ना दो आपकी। सीपीसी या आपके कानून में ये लिखा है कि 30 दिन में फैसला दे, 30 दिन आप बहस होने के बाद। लेकिन विचित्र, ये कानून सिर्फ नीचे के जजों के ऊपर लागू, ऊपर के वो सुनते सीपीसी पे लागू ही नहीं। जबकि सीपीसी और सीआरपीसी जो अभी वर्तमान कानून है, ये हर जज की, तो ऐसे जज हैं जो एक साल लेके गए, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको फैसला लिखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सुनते रहो, इकट्ठा करते रहो, सुनते रहो, इकट्ठा करते रहो, उसके बाद एक दिन बोलो कि ये रिलीज मेरे पास से केस हटा दो किसी और को। और ऐसे जज बहुत योग्य माने जाते हैं। हमारे यहाँ पे दिल्ली हाई